भूतों का पिकनिक। ये कहानी शिमला की सुंदर हसीन वादियों में पहाड़ पर बसी एक फार्म हाउस की है, जहाँ खास तौर से लोग पिकनिक मनाने के लिए जाया करते थे। लेकिन वहाँ से कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता था। दिन के समय तो वहाँ सब कुछ सही रहता, लेकिन जैसे ही रात होती वह जगह बहुत ही डरावनी और खतरनाक हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। दो दोस्त ऋतिक और वीर ऑफिस की छुट्टी मनाने के लिए गूगल पर अच्छी सी जगह और फार्म हाउस खोज रहे थे। तभी उन्हें शिमला का फार्म हाउस नजर आता है, जिसे देखकर ऋतिक बोलता है, यार वीर, ये देख, ये जगह कितनी सुंदर है और ये फार्म हाउस भी काफी अच्छा लग रहा है। चल इस वेकेशन पर यहीं घूमने चलते हैं। हाँ यार, कह तो तू बिल्कुल सही रहा है और दिखने में भी ये काफी अच्छा लग रहा है। चल इस बार यहीं चलते हैं। दोनों इतना बोलकर अपने अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर दोनों वहां जाने के लिए घर से निकल जाते हैं और लंबे सफर को तय कर दोनों वहां पहुंच जाते हैं। तभी कार से निकलकर वीर बोलता है, मैं तो यहाँ के बहुत सारे पिक्चर कैमरे में क्लिक करूंगा और खूब एंजॉय करूंगा। ठीक है, तुम कर लेना, पर उससे पहले ये सामान तो कार से निकालो। जिसके बाद दोनों कार से सामान निकालते हैं और उसी फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। फार्म हाउस को अंदर से देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और अपना सामान कमरे में रखकर बाहर घूमने चले जाते हैं। दोनों को बाहर घूमते घूमते शाम हो जाती है और वह थक हार कर वापस उस फार्म हाउस पर आते हैं। तभी वह देखते हैं कि फार्म हाउस में कोई भी नहीं है। ये सब देख वीर ऋतिक से बोलता है, ऋतिक, सुबह तक तो यहाँ पे सभी लोग थे, पर शाम होते ही ये सारे कहाँ गायब हो गए। इसके साथ ये फार्म हाउस भी कितना डरावना दिख रहा है यार। तू ये सब क्यों सोच रहा है? अब यहाँ चलकर आराम करते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं। तभी आधी रात को शोर की वजह से वीर और ऋतिक की आंख खुल जाती है और वह दोनों देखते हैं कि उनके कमरे में भूत है और उनके बेड को चारों तरफ से घेर रखा है, जिसे देखकर वीर और ऋतिक बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर से थर थर कांपने लगते हैं। तभी उनमें से एक भूत बोलता है, अब तो भी मारा जाएगा, जैसे मैंने इन सभी लोगों को मारा है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई आने की? लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? हमारा कसूर क्या है? और तुमने बाकी सभी लोगों को क्यों मारा? तुम्हें तुम्हारा कसूर जानना है तो सुनो, ये फार्म हाउस मेरा है और इन सभी लोगों की तरह तुमने भी यहाँ पिकनिक पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे मेरे फार्म हाउस में किसी का भी आना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। प्लीज प्लीज हमें मत मारो, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। हम कभी पिकनिक के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हमें जाने दो, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार कर ही मुझे सुकून मिलेगा। जिसके बाद वो सभी भूत मिलकर उन्हें मार देते हैं। ऐसे ही वक्त बीता और फिर एक दिन दक्ष मन ही मन सोचकर बोलता है, छाया और उसके परिवार को मरे हुए बहुत दिन बीत गए हैं और इतने समय से मैं कहीं बाहर घूमने भी नहीं गया हूँ। तो क्यों ना एक बार मैं अपने शिमला वाले फार्म हाउस पर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाऊँ। इतना सोचकर दक्ष अपने दोस्त मोंटी और रॉकी को कॉल लगाता है। हेलो मोंटी, रॉकी, क्या तुम दोनों मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी कुछ दिनों से यही सोच रहे थे। अच्छा हुआ तुमने ही कॉल करके प्लान बना लिया। चलो फिर हम कल ही चलते हैं। जिसके बाद अगले दिन वह लोग पिकनिक मनाने शिमला वाले फार्म हाउस पर चले जाते हैं। उन्हें वहां पहुंचने में शाम हो जाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। आधी रात को अचानक से फार्म हाउस की लाइट चली जाती है और उसी वक्त रॉकी की आंख खुल जाती है और वो बोलता है, अरे ये लाइट अचानक से कैसे चली गई? चलो मैं कैंडल जलाता हूँ। रॉकी कैंडल ढूंढ रहा होता है कि अचानक से उसके सामने वो सभी भूत आ जाते हैं, जिसे देखकर वह डर जाता है और डर से जमीन पर गिर जाता है। तभी भूत उस पर हमला करते हैं, लेकिन रॉकी उस हमले से बच जाता है। तभी रॉकी उनसे बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे गले में ये शिव जी का लॉकेट है और जब तक ये लॉकेट मेरे गले में है मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तभी उनमें से एक भूतनी बोलती है, क्योंकि तुम मेरे इस फार्म हाउस में घुस आए हो और ये फार्म हाउस सिर्फ मेरा है। क्या कहा तुमने? ये फार्म हाउस तुम्हारा है? पर ये फार्म हाउस तो मेरे दोस्त दक्ष का है। नहीं, ये फार्म हाउस मेरा है और तुम्हारे उसी दोस्त ने मुझे मारा है।
ये क्या कह रही हो तुम? मेरा दोस्त किसी को नहीं मार सकता। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है ना, तो सुनो। ये कहकर भूतनी उसे अपनी आप बीती बताने लगती है। छाया काफी अमीर फैमिली से थी। उसकी फैमिली में उसके दादा दादी माँ पापा थे और वो सभी की लाडली थी और उस घर की इकलौती बेटी थी। एक दिन वो अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही थी, तभी सड़क पर ट्रैफिक लग जाता है और उसी वक्त उसकी नजर एक हैंडसम से लड़के पर पड़ती है जो उसकी गाड़ी के सामने से गुजर रहा था, जिसे देखकर छाया उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और गाड़ी से उतरकर उसके पास आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, हे रुको, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़का पलटकर बोलता है, मेरा नाम दक्ष है। तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद छाया और दक्ष काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे दोनों ज्यादातर वक्त एक साथ बिताने लगे, जिस कारण उनकी दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि छाया दक्ष से बेहद प्यार करने लगती है। दक्ष, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अब मुझसे इंतजार नहीं होता, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। छाया की बात सुनकर दक्ष मन ही मन बोलता है, ये दिखने में तो काफी बदसूरत और काली है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत अमीर है, तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं और जब मेरा काम निकल जाएगा तब मैं इसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। ये सब सोचकर दक्ष छाया से कहता है, हाँ छाया, मैं तुम्हारी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, पर क्या तुम्हारी फैमिली मान जाएगी? दक्ष, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। मेरी इस बदसूरती को देखकर सारे लड़के मुझसे दूर भागते रहे, पर तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। तुम उनकी टेंशन मत लो, मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। जिसके बाद छाया अपनी फैमिली को दक्ष के बारे में बताती है और जल्द ही इन दोनों की सगाई होने वाली होती है। लेकिन इससे पहले ही छाया दक्ष के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस कर देती है और ये सब देख दक्ष के मन में भी लालच उमड़ आता है और मन ही मन बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इसने सगाई से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। अब इसे और इसके परिवार को अपने रास्ते से हटा दूंगा। जिसके बाद दक्ष एक प्लानिंग करता है और प्लानिंग के मुताबिक सभी को शिमला के फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने के लिए ले आता है। जब सभी लोग पिकनिक मना रहे होते हैं तो दक्ष चुपके से जाकर कार का ब्रेक फेल कर देता है। जिसके बाद सभी लोग घर वापस जाने के लिए कार में बैठते हैं और कार को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उन्हें पता चलता है कि कार का ब्रेक फेल है और तभी कार खाई में गिर जाती है और सभी लोग मर जाते हैं। और तभी से मेरी और मेरे परिवार की आत्मा यहाँ भटक रही है और हर उन लोगों को मार रही है जो यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। तो फिर तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक मैं दक्ष को मारकर अपनी मौत का बदला न ले लूं, तब तक मुझे और मेरे परिवार को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना बोलकर छाया वहाँ से गायब हो जाती है और दक्ष के कमरे में चली जाती है। दक्ष छाया को देखकर हैरान हो जाता है और डरते हुए उससे बोलता है, छाया, तुम? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हें मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो छाया। तभी वहाँ पर छाया के परिवार का भूत और छाया मिलकर दक्ष को मार देते हैं और अपनी मौत का बदला ले लेते हैं। जिसके बाद छाया और उसके परिवार को मुक्ति मिल जाती है।